नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की 152 सीटों और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए वोटिंग हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में शाम 6 बजे तक करीब 92% मतदान दर्ज किया गया। वहीं तमिलनाडु चुनाव में करीब 84% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव का दूसरा और अंतिम चरण 29 अप्रैल को होगा। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए हावड़ा में एक बड़ा रोड शो किया। भाषण में पीएम ने दावा किया कि भारी मतदान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि जनता भय की राजनीति को छोड़कर भरोसे को चुन रही है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने साफ किया कि योगी आदित्यनाथ वर्तमान में सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और आगामी चुनाव में वही भाजपा का चेहरा होंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि पार्टी प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आज 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल लगभग 80% विद्यार्थी पास हुए। आंकड़ों के मुताबिक 86% से ज्यादा छात्राओं को सफलता मिली है, जबकि छात्रों के पास होने का आंकड़ा तकरीबन 75% रहा। इस बार भी लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा। इस साल 10वीं में कशिश वर्मा ने और 12वीं में शिखा वर्मा ने टॉप किया है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कैलाश हिल्स मर्डर केस के आरोपी राहुल मीणा को 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पुलिस अब राहुल से पूछताछ करेगी कि उसने आखिर किन ऐप्स और वेबसाइट्स पर सट्टेबाजी की। राहुल पर आरोप है कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में उस पर 7 लाख रुपए का कर्ज हो गया था और इसे चुकाने के लिए उसने आईआरएस की बेटी की हत्या कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना को आदेश दिया है कि अगर हॉर्मुज की खाड़ी में कोई भी छोटी नाव बारूदी सुरंग बिछाते हुए दिखे तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस आदेश का मकसद हॉर्मुज के समुद्री मार्ग को सुरक्षित रखना और ईरान के नापाक इरादों का अंत करना है। डीएनए मित्रों, आज का डीएनए हम बंगाल के मतदाताओं को समर्पित करते हैं। उन मतदाताओं को जिन्होंने लोकतंत्र की दुनिया में भारत का मस्तक सबसे ऊंचा कर दिया। उन लोगों को जिन्होंने 92% से ज्यादा वोटिंग करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लोकतंत्र के लिए इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए इससे खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि जो बंगाल ने किया वो अपने आप में कीर्तिमान है। और इसीलिए आज हम डीएनए में विश्लेषण की शुरुआत पश्चिम बंगाल के पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ मतदान से करेंगे। मित्रों, अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 92.14% की वोटिंग हुई है। आज तक पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। पश्चिम बंगाल तो छोड़ दीजिए, देश के किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। मित्रों, जब हमने डीएनए की शोधशाला में पड़ताल की तो पता चला कि बंगाल में जितनी वोटिंग हुई उतनी वोटिंग आज तक दुनिया के स्वैच्छिक मतदान वाले किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको जानना चाहिए 92% से ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है। आज आपको देखना चाहिए बंगाल के हर बूथ पर सेंट्रल फोर्स की तैनाती ने कैसे चुनाव का माहौल बदल दिया, कैसे चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के जवान बंगाल में भय और हिंसा मुक्त चुनाव कराने में सफल रहे। मित्रों, विद्वानों ने कहा है कि वोट देना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जवाबदेही है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने इस बार इस जिम्मेदारी को सबसे बेहतर तरीके से निभाया। जैसा कि हमने आपसे कहा, अब तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 92% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले। ये नंबर अभी और बढ़ सकते हैं। मित्रों, इससे पहले बंगाल के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग साल 2011 में हुई थी। तब वहां 84.33%, 3% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। उस चुनाव में 34 साल बाद लेफ्ट की सरकार बदली और ममता बनर्जी सत्ता में आई। इसके बाद वर्ष 2016 और 2021 में 82-83% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मित्रों, पश्चिम बंगाल जितना बड़ा है
उतने बड़े किसी भी राज्य में आज तक इतनी ज्यादा वोटिंग कभी नहीं हुई। तमिलनाडु में 2011 में सबसे अधिक 78% वोटिंग हुई थी। 1995 में महाराष्ट्र में 72.75% वोटिंग हुई और बिहार में 1951 के बाद सबसे ज्यादा 2025 में वोटिंग हुई थी। तब भी वहां 66 लगभग 67% लोगों ने ही वोट डाले थे। लेकिन बंगाल ने इस बार इतिहास बदल दिया है। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने कहा था कि लोकतंत्र में अधिकारों की रक्षा का तरीका है मतदान का इस्तेमाल करना। बंगाल के वोटर ने वही किया। 92% से ज्यादा वोट डालकर बंगाल के लोगों ने जो इतिहास बनाया है, उसकी वजह क्या है वो भी आपको जाननी चाहिए। मित्रों, इस बार रिकॉर्ड वोटिंग के पीछे एसआईआर की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। एसआईआर में करीब 12% वोटर के नाम कट गए, इसलिए लोग अपनी वोटिंग राइट्स को सुरक्षित रखने और भविष्य की लिस्ट में नाम बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर वोट डालने निकले। पिछले चुनाव की तरह महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से ज्यादा रहा, जो राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं और सुरक्षा के कारण है। टीएमसी बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला भी वोटिंग के बढ़ने का एक अहम कारण माना जा रहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में मतदान का जो कीर्तिमान बना है, उसकी एक बड़ी वजह सुरक्षा का भरोसा भी है। इस बार सुरक्षा बलों की करीब 2500 कंपनियां तैनात की गई और लगभग 2,40,000 जवान चुनाव कराने में लगे हुए हैं। जिन केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक थी, वहां 20 से 22 सशस्त्र बलों के जवान तैनात किए गए, जबकि छोटे बूथों पर करीब 10 जवानों की तैनाती रही। सेंट्रल फोर्स के जवान शांतिपूर्ण चुनाव कराने में किस तरह जुटे रहे, वो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। मतदान को सफल बनाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस ने जी जान लगा दी। 24 घंटे हो चुके हैं, लगातार 24 घंटे से ड्यूटी पे हैं और जब तक ईवीएम मशीन यहां से चली नहीं जाएगी तब तक इनकी जिम्मेदारी रहेगी इस बूथ की रखवाली करने की। ये पहला पहरा है। यहां से जो भी मतदाता जाता है उसको ये लोग स्कैन करते हैं और उसके बाद अंदर भी आपको इसी तरीके से सिक्योरिटी दिखाई देगी। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा सफल बनाने का अभियान, चुनाव का उत्सव अर्धसैनिक बलों के कंधों पे है और पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं। मित्रों, ये केंद्रीय सुरक्षा कर्मी सिर्फ चुनाव तक नहीं बंगाल में रहेंगे। इस बार 45 से 50,000 जवान चुनाव के बाद भी तैनात रहेंगे। केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आम लोगों को यह विश्वास दिलाया कि वो उनके साथ हैं। जो लोग गुंडों के डर से वोट डालने के लिए घर से नहीं निकल पा रहे थे, उन्हें सुरक्षा बलों ने बाहर निकाला और बूथ तक लेकर गए। मुर्शिदाबाद के डोमकल में कुछ वोटर रात भर डरे हुए थे। वो वोट डालना चाहते थे, लेकिन हिंसा के कारण मतदान केंद्रों पर जाने से डर रहे थे। उनका कहना था अगर सेंट्रल फोर्स उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लेकर जाएगी और वापस घर तक छोड़ देगी, तभी वो वोट डालेंगे। मित्रों, ये लोग जैसा चाहते थे, सेंट्रल फोर्स ने वैसा ही किया। उन्हें सुरक्षित घर से मतदान केंद्र तक पहुंचाया। जब इन्होंने वोट डाल लिया तो उन्हें सुरक्षित वापस घर तक छोड़ भी दिया। अब हम आपको सुनाते हैं कि मुर्शिदाबाद के लोगों ने क्या कहा। डोमकल रायपुर का जो गांव है, इस गांव में बहुत सारे वोटर हैं जो लोग वोटिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डर है। टीएमसी का ऊपर जो आरोप है जो वो लोग इतना डर दिखा रहा है कि ये लोग वोट नहीं डाल सकता है। मैं बात कर लूँगी यहाँ का गांव का जो है प्रॉब्लम क्या है वोट डालने से। देखिए, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। गांव वाला पूरा डर गया। कल रात में हंगामा हुआ है। यहाँ पे 4 आदमी हॉस्पिटलाइज्ड है। अभी रास्ते में मतलब जो जिस जगह में मतदान हो रहा है वो तो उसका माहौल ठीक है, लेकिन बाहर गांव का माहौल ठीक नहीं है बोल के कोई नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ हम लोग का ये कहना है कि प्रशासन अगर सेंट्रल फोर्सेस या पुलिस साथ में लेके जाएगा तो गांव वाला वोट दे पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। सिर्फ जाना नहीं है, वोट देने के बाद घर में पहुंचना है। सेंट्रल फोर्स और चाहिए। स्टेट पुलिस का ऊपर कोई भरोसा नहीं है? नहीं, उसका वो टीएमसी का पुलिस उसका कब्ज नहीं जाएगा। पहले बहुत दिक्कत था, पंचायत इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाया। अभी आज अगर सेंट्रल फोर्स नहीं जाता, नहीं लेके आता तो हम लोग नहीं वोट डाल पाता। टीएमसी गुंडा बाहिनी आने के लिए खूब अटैक कर बोला,
इसलिए मैं आएगा नहीं, वो केंद्र बाहिनी लेके आएगा इधर। टीएमसी लोग है ना, उसको इधर आने नहीं देते हैं। आते हैं आदमी वोट देने के लिए, फिर वापस देते हैं। वो आदमी उधर से डर आता है, इसीलिए आता नहीं। ये लोग सुबह से घर से निकल नहीं सकता था क्योंकि डर किसका था? टीएमसी जो गुंडा लोग हैं उन लोगों का डर था। उन लोगों का घर से डराना धमकाना जा रहा था कल रात से वोट ना देने के लिए। उसके बाद जो सेंट्रल फोर्स है, पुलिस है, वो लोग आया। उसके बाद ये लोग बूथ तक पहुंच पाया। डीएनए मित्रों, शांतिपूर्ण चुनाव कराने में जुटे सुरक्षा बलों के जवान एक तरफ लोगों को सुरक्षा का भरोसा दे रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी मदद भी कर रहे थे। हमारी बाईं तरफ आप मुर्शिदाबाद की ही दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने एक दिव्यांग व्यक्ति की मदद की, उन्हें रिक्शे पर बैठाया और उनके मताधिकार का प्रयोग करने में सहयोग किया। ऐसी ही एक तस्वीर मालदा से भी आई, जहां सुरक्षा में लगे जवान एक बुजुर्ग को हाथ पकड़कर उनके बूथ तक लेकर गए, उन्हें आसानी से मतदान करने में मदद कराई। एक तस्वीर बहरमपुर से भी आई, जहां वोटर लंबे समय से धूप में खड़े थे, सुरक्षा बलों ने उन्हें पानी पिलाया। सुरक्षा बलों ने इस चुनाव में जो भूमिका निभाई है उसको लेकर लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में केंद्रीय आधा सेना आज बिल्कुल अनसंग हीरो की तरह काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के साथ साथ वाहिनी ने मानवता की हाथ बढ़ाई। जिस बूथ में अभी हम खड़े हैं, मुर्शिदाबाद की बहरमपुर की वो बूथ में वाहिनी को बुजुर्ग लोगों को लाइन से अलग अलग चुन के उनकी मदद करके बूथ तक लेने वाली छवि सामने आया। वाहिनी के हाथ में दिया हुआ ठंडा पानी का बोतल वाहिनी बांट दिया कतार में खड़ी हुई महिलाओं को। जा रहा है आ रहा है, लोग को टैकल कर रहा है, ये बहुत अच्छा कर रहा है। टैकल के साथ साथ क्या सहायता भी कर रहे हैं? हाँ, हेल्प कर रहे हैं। हाँ बहुत। 10 में कितने नंबर देंगे वाहिनी? 10 में 9, 10 में 10, 10 में 10 देंगे। मैं आपको अच्छी तस्वीर दिखा देता हूँ। यही वो जवान है जिनसे दूसरी जगह लोग भिड़ रहे हैं, वही जवान देखिए कैसे पकड़कर वोटिंग कराने के लिए ले जाते नजर आ रहे हैं। ये जवान व्यवस्था संभाले हुए हैं, ये वोट करा रहे हैं, मतदान करा रहे हैं। मतदान कराते हुए ये तस्वीर देख लीजिए। मित्रों, सुरक्षा बल के जवान एक तरफ वोटर की मदद कर रहे थे तो दूसरी तरफ सेंट्रल फोर्स के यही जवान हिंसा करने वालों पर नजर भी रख रहे थे। हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मियों ने जिस तरह लोगों को आश्वस्त किया और हिंसक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखी, उससे हिंसा में काफी कमी आई। आज हम बंगाल से आई हिंसा की तस्वीरें देख रहे थे, गिनती कर रहे थे। हमें सिर्फ 5-6 घटनाएं ऐसी दिखी, जबकि पहले के चुनाव में हिंसक घटनाओं की संख्या कभी 50 तो कभी 500 या उससे भी ज्यादा होती थी। मित्रों, इस बार बीरभूम में पुलिस की गाड़ी पर हमले की कोशिश हुई। मुर्शिदाबाद के नौदा और डोमकल में भी वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। नौदा में कुछ लोगों ने बम फेंकने की कोशिश की। आसनसोल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। कुमारगंज के बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार के साथ मारपीट की गई। मालदा के हरिश्चंद्रपुर विधानसभा में 2 बूथों पर हंगामा हुआ। हुमायूं कबीर के काफिले पर हमला हुआ। पूरे दिन में यही 5-6 बड़ी घटनाएं हुई। मित्रों, हिंसा की एक भी घटना जायज नहीं है, लेकिन ये भी स्याह सच है कि हर चुनाव में हिंसा की कुछ घटनाएं होती है। लेकिन इस बार बंगाल में जो हिंसा हुई वो 2021 की तुलना में काफी कम है। आप उसे आटे में नमक के बराबर भी कह सकते हैं। आप इसे बंगाल में चुनावी हिंसा के रिकॉर्ड को देखते हुए नाम मात्र की हिंसा भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए हम कुछ पुरानी घटनाएं आपको याद दिलाना चाहेंगे। मेरी बाईं तरफ ममता बनर्जी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो 2021 की है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही थी। वोटिंग के दिन जब वो एक बूथ पर पहुंची तो हंगामा हो गया। हंगामा इतना ज्यादा हो गया कि 2 घंटे तक वो वहीं फंसी रहीं। बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों और पुलिस के पहुंचने के बाद उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जा सका। मित्रों, आज भी नंदीग्राम में चुनाव हुआ, लेकिन हिंसा की वैसी तस्वीर नहीं आई जैसी 2021 में आई थी। 2021 में पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में भारी तनाव था। ममता बनर्जी घायल हो गई थी, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पश्चिमी मेदिनीपुर में भी पिछले चुनाव में भारी हिंसा हुई थी, लेकिन इस बार वहां पर अपेक्षाकृत शांति रही। झारग्राम में 2021 के चुनाव में जबरदस्त बमबाजी और पत्थरबाजी हुई थी। इस बार वहां भी कम हिंसा हुई। बीरभूम में पिछली बार बम चले थे, गोलियां चली थी, कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद में पिछली बार हिंसक झड़प में मौत तक हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। कूच बिहार में 2021 के चुनाव में मामला इतना बिगड़ गया था कि सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस बार यहां भी स्थिति
कंट्रोल में रही। मित्रों, 2021 में सामूहिक हिंसा बड़े स्तर पर हुई थी। झड़प, फायरिंग में कई मौतें हुई थी, यहां तक कि बूथ कैप्चरिंग भी हुई थी। लेकिन इस बार बमबाजी, पत्थरबाजी और सियासी झड़प तक ही सीमित रही। मित्रों, बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। 60 और 70 के दशक में जब नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दौरान से राजनीतिक हिंसा का माहौल बनना शुरू हो गया था, जो अब भी जारी है। लोकसभा से लेकर पंचायत स्तर तक किसी भी तरीके का चुनाव हो, बिना हिंसा ये नहीं होता। मित्रों, अमेरिकी विद्वान मार्क ट्वेन ने कहा है कि आदत को एकदम नहीं बदला जा सकता, उसे धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। यही बंगाल में भी हो रहा है। जो चुनावी हिंसा 50 सालों से चल रही है, वो एकदम खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह इस बार हिंसा में कमी आई, उसके संकेत बहुत शुभ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी हिंसा में कमी को लेकर क्या कहा, अब हम वो आपको सुनाते हैं। मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं, ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मित्रों, आज बंगाल में प्रधानमंत्री मौजूद थे, ग्राउंड पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, लेकिन ममता बनर्जी वोट डालकर घर चली गई। दोपहर के बाद वो बाहर निकली। 3 बजे के करीब उन्होंने कोलकाता की सड़कों पर रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो SIR के खिलाफ हुई है। ममता बनर्जी ने कहा कि TMC फिर से जीतेगी। जब वो लोगों से संवाद कर रही थी तो उन्होंने कहा, मुझे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है। ममता बनर्जी ने और क्या क्या कहा, वो भी हम आपको सुनाते हैं। কেন বলছেন খাওয়াচ্ছেন টিভিকে? लोगों की मानसिकता को समझने के बाद आज तक हुए मतदान को देखते हुए हम पहले से ही जीतने की स्थिति में हैं। मुझे किसी पद में दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ केंद्र में बीजेपी सरकार का अंत चाहती हूँ। मित्रों, रिकॉर्ड वोटिंग के बीच ममता के इस बयान का मतलब क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज जिन 152 सीटों पर वोटिंग हुई, वो ममता बनर्जी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 के चुनाव में इन 152 में से 115 सीटें TMC ने जीती थी, जबकि बीजेपी 46 सीटें उसको मिली थी। दक्षिण बंगाल में TMC ने लगभग क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार जिस तरीके की वोटिंग हुई है, उसका संकेत ममता बनर्जी के लिए अच्छा नहीं है। मित्रों, बंगाल में आज के चुनाव के लिहाज से अगर कोई नायक बनकर उभरा है तो वो 2 हैं, एक सुरक्षा बल के जवान और नंबर 1 पर बंगाल के मतदाता, जिन्होंने आज अपने वोट से विश्व कीर्तिमान बनाया है। मित्रों, दुनिया में जहां जहां स्वैच्छिक मतदान होते हैं, यानी जिन देशों में लोग हमारे देश की तरह ही वोटिंग करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड उरुग्वे के नाम है। उरुग्वे में 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा 90% वोटिंग हुई थी, जबकि वहां पर मतदान अनिवार्य है। स्वीडन में 2014 के चुनाव में करीब 85% वोटिंग हुई थी। दक्षिण कोरिया में लगभग 80% वोट डाले गए थे। ये मैक्सिमम नंबर है, सर्वाधिक आंकड़े हैं। और बंगाल में 92% से ज्यादा वोटिंग हुई, इसलिए हमने कहा बंगाल ने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। डीएनए मित्रों, अब हम वोटिंग परसेंट के ट्रेंड को डिकोड करने वाले हैं। कई विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि अगर चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ता है तो सरकार बदलने के आसार होते हैं, लेकिन क्या बंगाल में यही थ्योरी फिट बैठती है? मित्रों, सबसे पहले बंगाल के पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों पर आप ध्यान दीजिए। 2011 के विधानसभा चुनाव में 84% वोट पड़े थे, जो पिछले विधानसभा चुनाव से करीब 3% ज्यादा थे। इस चुनाव में ममता बनर्जी ने लेफ्ट की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इसके बाद के हर विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत गिरता गया। हर विधानसभा चुनाव में करीब करीब 1% वोट परसेंट गिरता चला गया और हर बार ममता बनर्जी चुनाव जीतती गई। लेकिन इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत के जो आंकड़े अभी तक सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक पिछले चुनाव से 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो क्या बंगाल में बदलाव होने वाला है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ममता राज से पहले के आंकड़े भी देखने चाहिए। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के शासनकाल में जो 7 चुनाव हुए, उसमें अगर हम देख लें तो वोटिंग परसेंटेज क्या क्या रहा, यह भी आप देखिए। 1977 में 56% सीपीएम जीती चुनाव, 82 में 76%, 20% बढ़ा, लेकिन फिर भी सीपीएम के हाथ में ही सत्ता रही। 87 में 78%, 2% बढ़े, लेकिन सीपीएम के हाथ में सत्ता। 1991 में 77%,
1% ये मतदान कम हुआ, लेकिन सीपीएम ही सरकार ही बनाई। 1996 में 83%, 6% वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, सीपीएम के हाथ में सत्ता आई। 2001 75%, 8% के आसपास मतदान कम हुआ, सीपीएम के हाथ में ही सत्ता रही। और 2006 में 82% मतदान हुआ, 7% बढ़ा लगभग ये प्रतिशत, लेकिन सत्ता सीपीएम के हाथ में रही। लेकिन यहाँ एक चीज और जरूर गौर करना चाहिए हमें कि इस सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ वोटिंग परसेंटेज पे ही ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि लेफ्ट ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पर अपना कब्जा जमाया हुआ था और जो हालात बनाए हुए थे, वोटिंग परसेंटेज के साथ साथ एक वो फैक्टर भी था जो उसके सरकार बनाने में सहयोग कर रहा था या उसको फायदा दे रहा था। बदलाव के लिए मतदान का बढ़ना एक संकेत हो सकता है, लेकिन ये एकमात्र संकेत नहीं है। परिणाम इस पर भी निर्भर करते हैं कि किस वर्ग के लोग वोट डाल रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। मित्रों, अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भरे भारत विरोधी जहर का विश्लेषण करेंगे, जो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उगला है। ट्रंप की यह सोच जिस डाली पर बैठे हो उसी को काटने वाली है। आज आपको जानना चाहिए, जो भारतीय अमेरिका की अर्थव्यवस्था और तकनीक के लीडर्स हैं, जो भारतीय अमेरिका के अस्पताल और दवा की दुकान चला रहे हैं, ट्रंप उन पर क्यों हमलावर है। जिस देश से अमेरिका को महान बनाने वाला टैलेंट आया, उस भारत को ट्रंप नर्क क्यों बता रहे हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए, जिन विचारों को खुद अमेरिका में कोई नहीं सुनना चाहता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसका प्रचार क्यों कर रहे हैं। और वाकई जिन भारतीयों से आजकल ट्रंप को बहुत ज्यादा एलर्जी हो रही है, वो भारतीय ना होते तो अमेरिका का क्या होता, और अगर वो भारतीय टैलेंट अमेरिका नहीं जाएगा तो ट्रंप का देश क्या से क्या हो जाएगा। मित्रों, सबसे पहले आपको ट्रंप के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए उस संदेश के बारे में जानना चाहिए, जिसे भारत के खिलाफ उनकी नफरती सोच का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। मित्रों, 22 अप्रैल 2026 यानी एक दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें अमेरिका के एक रेडियो होस्ट माइकल सैवेज के पॉडकास्ट की टिप्पणी थी। इस पोस्ट में भारत और चीन को हेलहोल यानी नरक बताया गया। भारत और चीनी मूल के प्रवासियों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहकर संबोधित किया गया। इस पोस्ट में दावा किया गया, भारत और चीन जैसे देशों से आए प्रवासियों ने अमेरिका को माफिया परिवारों से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने माइकल सैवेज की जिस टिप्पणी को शेयर किया, उससे भारत को लेकर ऐसे शर्मनाक दावे किए गए। उसे सुनकर आपको यकीनन बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। इस टिप्पणी में भारत, चीन और दूसरे देशों से आने वाले प्रवासियों को अमेरिका के लिए हानिकारक बताते हुए तर्क दिए गए। लोग अपनी प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हवाई जहाज से यहां आ रहे हैं, फिर यहां वो बच्चा पैदा होकर तत्काल नागरिक बन जाता है, और फिर वो पूरे परिवार को चीन या भारत या ग्रह पर मौजूद किसी दूसरे नरक से ले जाते हैं। इसे देखने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां अंग्रेजी नहीं बोली जाती। आज आने वाले प्रवासी वर्ग के इस देश के प्रति लगभग कोई वफादारी नहीं है। मित्रों, ट्रंप ने जिन माइकल सैवेज के पॉडकास्ट में कही बातों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया, वो अमेरिका फर्स्ट के समर्थन में अपनी कट्टर टिप्पणियों के लिए कुख्यात है। एक दौर में माइकल रेडियो के बहुत बड़े स्टार थे और ज्यादातर पॉडकास्ट पर सक्रिय रहते थे। ट्रंप के समर्थक माइकल ने जिस पॉडकास्ट में भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें की, वो 7 अप्रैल को यूट्यूब पर डाला गया। ट्रंप ने इस पॉडकास्ट में कही गई बातों को शेयर किया। इसके बावजूद इसे लगभग 6,500 लोगों ने ही देखा है। मतलब साफ है, आम अमेरिकी उनकी बातों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। इसके बावजूद ट्रंप ने भारत और चीन को नर्क बताने वाले इस पॉडकास्ट की बातों को शेयर किया। इसकी वजह भी अब आपको जाननी चाहिए। माइकल सैवेज का इमिग्रेशन के खिलाफ रुख डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से मेल खाता है। सैवेज कहते हैं, अमेरिका में सिर्फ किसी बच्चे के जन्म से उसको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। ट्रंप भी यही मुद्दा उठाते हैं। सैवेज मानते हैं भारतीय टैलेंट को मिलने वाला H-1B वीजा अमेरिकियों की नौकरियां, खासकर टेक जॉब्स के लिए खतरा है। ट्रंप भी अपनी रैलियों में ऐसा ही कहते हैं। सैवेज इमिग्रेशन को अमेरिका में डेमोग्राफी चेंज से जोड़ते हैं। ट्रंप अपने समर्थकों को दिखाना चाहते हैं कि वो इसीलिए इमिग्रेशन पर सख्त रुख रखते हैं। मित्रों, सच्चाई ये है, जिस वक्त अमेरिका में बढ़ती महंगाई, कमजोर होता डॉलर, खत्म होती नौकरियां और ईरान युद्ध से हो रही वैश्विक फजीहत ट्रंप की लोकप्रियता को ऑल टाइम लो कर चुकी है, यानी नीचे गिरा चुकी है, ट्रंप अपने समर्थकों को ऐसे मुद्दों के जरिए एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने माइकल सैवेज के उन विचारों को शेयर किया जिसमें भारत और चीन जैसे देशों के खिलाफ नफरती सोच और अपमान दिख रहा था। मित्रों, आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक आईना दिखाएंगे।
जिसे देखकर वो समझ पाएंगे जिन देशों के टैलेंट को वो टारगेट कर रहे हैं वो नहीं होते, तो अमेरिका आज कितना, जो अपने आप को शक्तिशाली मानता है, वो किस हाल में होता। आज ट्रंप और माइकल सैवेज जैसे उनके समर्थकों को अमेरिकी समृद्धि की बुनियाद पर नजर डालनी चाहिए, जो उन प्रवासियों ने बनाई जिनको वो नरक से आया हुआ बताते हैं। मित्रों, अमेरिका की जीडीपी का सबसे ज्यादा हिस्सा यानी लगभग 10% टैक्स सेक्टर से आता है। आज ट्रंप को अमेरिका में तकनीक का नेतृत्व करने वाले कुछ नामों पर ध्यान देना चाहिए। सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, सुंदर पिचाई गूगल को लीड करते हैं, अरविंद कृष्णा आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ हैं, शांतनु नारायण एडोब के लीडर हैं, निकेश अरोड़ा पोलो ऑल्टो नेटवर्क्स चलाते हैं और भारत के एक गांव में पैदा हुए जय चौधरी ने जी स्केलर बनाई। 2025 तक इनकी नेटवर्थ 18 अरब डॉलर थी, जो सबसे अमीर भारतीय अमेरिकी अरबपति हैं। मित्रों, सिर्फ इन कंपनियों का अमेरिका की जीडीपी में योगदान लगभग 7 ट्रिलियन है और यह आंकड़ा दुनिया के 190 से ज्यादा देशों की जीडीपी से ज्यादा है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका और चीन की जीडीपी 60 ट्रिलियन से ज्यादा है और अमेरिका की जीडीपी में इतना योगदान करने वाली कंपनियों को जो लोग संभाल रहे हैं, ट्रंप क्या मानते हैं? वो नर्क से अमेरिका आए। मित्रों, भारत जैसे देश के टैलेंट का शुक्रगुजार होने के बजाय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और भारतीयों का अपमान कर रहे हैं। आज आपको अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों के योगदान के कुछ और आंकड़ों के बारे में जानना चाहिए। नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिका पॉलिसी के मुताबिक भारतीय अमेरिकी आबादी का केवल 1.4% है, लेकिन इसके बावजूद इन भारतीयों ने अमेरिका के लगभग 8% टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की स्थापना की। मित्रों, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ऐसी नई कंपनी होती हैं जो ऐप, सॉफ्टवेयर, एआई या वेबसाइट के जरिए लोगों की समस्याओं को आसान बना देती है। जैसे उबर ऐप से टैक्सी बुक की जाती है और जोमेटो ऐप से खाना मंगाया जाता है। भारतीय अमेरिकियों के ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस हर साल अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 150 अरब डॉलर का योगदान देते हैं। ये बिजनेस अमेरिका में 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार देते हैं। आज अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में करीब 20 कंपनियां भारतीय मूल के सीईओ चला रहे हैं। ये कंपनियां अमेरिका में 25 लाख लोगों को रोजगार देती है। आज ट्रंप और उनके समर्थकों को एक बात और पता चलनी चाहिए, उनके लिए तथाकथित नरक से आए लोग अमेरिकी खजाने को भरने में अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक योगदान करते हैं। जियो स्ट्रेटा के विश्लेषण के मुताबिक भारतीय अमेरिकी अमेरिका के आयकर का 5% से 6% भुगतान करते हैं। यह आंकड़ा हर साल लगभग 250 से 300 अरब डॉलर तक पहुंचता है, जो भारतीय अमेरिकियों की जनसंख्या के आकार से कहीं ज्यादा है। मित्रों, ये आंकड़े बताते हैं भारतीय अमेरिका में कम संख्या में रहते हैं, लेकिन अमेरिका की टेक और इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन ट्रंप को लगता है उनका देश ऐसे लोगों से बर्बाद हो रहा है। सच्चाई यही है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को नर्क बताने वाला पोस्ट शेयर करते हैं तो वो उस टैलेंट की जन्मभूमि को नर्क कह रहे हैं जो उसके देश की बहुत बड़ी आबादी की तनख्वाह के चेक पर दस्तखत करते हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भारतीयों के योगदान को हमेशा सराहते रहे हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था, हमें एहसान मानना चाहिए कि भारत जैसे देशों से आने वाले प्रतिभाशाली लोग अमेरिका में रहें और हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान दें। लेकिन ट्रंप की सोच दूषित हो गई है। उनको ये तक समझ में नहीं आ रहा है क्या अमेरिका के हित में है और किस चीज से अमेरिका की तरक्की रुक सकती है। मित्रों, बात सिर्फ तकनीक की नहीं है, अमेरिका की सेहत भी भारतीय ही संभाल रहे हैं। भारतीय अमेरिकी अमेरिका की आबादी का 1% से भी कम है, लेकिन अमेरिकी डॉक्टरों में भारतीयों का हिस्सा 9% है। अमेरिका में हर 7वां डॉक्टर भारतीय मूल का है। पता नहीं ये सच्चाई अमेरिका के राष्ट्रपति को पता नहीं या फिर वो जानबूझकर इसे छिपा रहे हैं, लेकिन एपालिशिया, डकोटा, अलास्का और मिसिसिपी डेल्टा जैसे कम विकसित इलाकों में अमेरिकी मूल के डॉक्टर काम करना नहीं चाहते। ऐसी जगहों पर भारतीय डॉक्टर्स की वजह से ही इमरजेंसी वार्ड की लाइटें जलती हैं। मित्रों, कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में जहां अमेरिकी डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वहां पर भारतीय मूल के डॉक्टर सेवा कर रहे हैं। यानी गांव में रहने वाले अमेरिकियों के लिए ये भगवान हैं, लेकिन ट्रंप इनको नर्क से आया बताते हैं। भारतीय डॉक्टर्स के अलावा अमेरिका की फार्मेसी भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए तथाकथित नर्क की दवाइयों पर ही चलती है।
भारत हर साल लगभग 20 अरब डॉलर की जेनेरिक दवाइयों का निर्यात अमेरिका को करता है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई भारत से ही होती है। मित्रों, अगले 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप 80 साल के पूरे हो जाएंगे। उन्हें भी इस उम्र में कई दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। अगली बार जब ट्रंप अपनी दवा को खाने के लिए उठाएं तो पहले उसका लेबल जरूर पढ़ लें। हो सकता है वो भी मेड इन इंडिया ही हो। अमेरिका ने भारत के साथ चीन और दुनिया के दूसरे देशों को भी नर्क बताया, लेकिन सच्चाई यह है अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों में 231 कंपनियां प्रवासियों या उनकी संतानों द्वारा स्थापित की गई हैं। लेकिन इन्हीं प्रवासियों की ट्रंप और उनके सहयोगी आलोचना कर रहे हैं, उनके देशों को नर्क बता रहे हैं, जबकि असली नर्क अमेरिका में ही मौजूद है, जिसे ट्रंप देखना नहीं चाहता। मित्रों, भारत अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी से 12,000 किलोमीटर दूर है। ट्रंप को भारत में नर्क दिख रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस से सिर्फ 220 किलोमीटर दूर अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मौजूद असली नर्क ट्रंप को नहीं दिखाई देता। ट्रंप अपने हेलीकॉप्टर मरीन वन से वहां कुछ मिनटों में पहुंच सकते हैं। अमेरिका के इसी शहर के कैसिंगटन इलाके को जॉम्बी सिटी या धरती का नर्क कहा जाता है, क्योंकि यहां फेंटानिल और इंजेक्शन के लिए जाने वाले ड्रग की महामारी फैली हुई है। यहां पर ट्रंप अगर सड़कों पर घूम लें तो उनको असली नर्क दिखाई दे जाएगा। यहां पर ट्रंप को जॉम्बी की तरह सुध-बुध खोकर सड़कों पर घूमते लोग दिखाई देंगे, जिनके शरीर पर बार बार ड्रग्स का इंजेक्शन लेने की वजह से गहरे घाव हो गए हैं। ये लोग भारत या चीन से नहीं आए हैं, ये अमेरिका के ही लोग हैं, जिनकी इस हालत के लिए जिम्मेदार ट्रंप भी हैं। मित्रों, ये सभी अमेरिकी बहुत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग फेंटानिल और ट्रैंक के आदी हैं। इन दोनों ड्रग्स को मिलाकर ऐसा खतरनाक ड्रग बनता है जिससे लोग खड़े खड़े बेहोश हो जाते हैं। कैसिंगटन अमेरिका का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्रग मार्केट है, जहां सड़कों पर खुलेआम ड्रग बिकती है। अमेरिका की मीडिया भी इसे जॉम्बी लैंड कहती है। यहां हजारों लोग बेघर हैं जो सड़कों पर पड़े रहते हैं। ट्रंप को यह नर्क दिखाई नहीं देता, लेकिन जिस टैलेंट ने अमेरिका के बड़े हिस्से को खुशहाल बनाया, उस टैलेंट की मातृभूमि ट्रंप को नर्क लगती है। मित्रों, ऐसी ही सोच की वजह से ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की साख दुनिया में लगातार गिरती जा रही है। डीएनए मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप न सिर्फ भारत विरोधी जहर उगल रहे हैं, बल्कि वो अमेरिका के पुराने मित्रों को भी खुद से दूर कर रहे हैं। ईरान से युद्ध नहीं जीत पाने वाले ट्रंप इन दिनों व्हाइट हाउस में बैठकर हिट लिस्ट बना रहे हैं। यह हिट लिस्ट उन देशों की है जिन्होंने ईरान वॉर में अमेरिका का साथ नहीं दिया। इसके साथ ही ट्रंप एक ऐसी लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं जिसमें उन देशों को रखा जाएगा जो अमेरिका के साथ हैं। इस प्रोसेस को बाकायदा नाम दिया गया है, नाम है नाइस एंड नॉटी। अब हम ट्रंप की इसी नाइस एंड नॉटी लिस्ट का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, ट्रंप सरकार ने अपनी रणनीतिक खेमाबंदी को बदलने का फैसला कर लिया है। नई नीति के तहत जिन मित्र देशों ने ईरान युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दिया, उन्हें नॉटी की कैटेगरी में रखा जाएगा, और जिन देशों ने युद्ध में ट्रंप का समर्थन दिया उन्हें नाइस कहा जाएगा। नाइस कैटेगरी वाले देशों के साथ अमेरिका अपना आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाएगा, जबकि नॉटी यानी मदद ना करने वाले देशों से अमेरिका अपने सहयोग में कटौती करेगा। मित्रों, सबसे पहले उन देशों की बात कर लेते हैं जो आज ट्रंप की नजर में नाइस यानी अच्छे हो गए। इस लिस्ट में सबसे ऊपर वो अरब देश हैं जिन्होंने ईरान से युद्ध के दौरान अमेरिकी फौज को अपने सैन्य अड्डे और दूसरी किस्म की मदद दी है। ईरान के पलटवार में सबसे ज्यादा नुकसान यूएई को हुआ है। अमेरिका ने यूएई को बड़ा आर्थिक पैकेज देने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब, कतर और जॉर्डन को अमेरिका ने नई ड्रोन रोधी तकनीक देना शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ बहरीन और ओमान को भी अमेरिका से आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो गई है। मित्रों, ट्रंप की इस नाइस लिस्ट में अरब देशों के साथ साथ पूर्वी यूरोप के देशों का भी नाम है। रोमानिया, एस्टोनिया और लात्विया जैसे देशों ने ईरान युद्ध में ट्रंप को राजनीतिक और सैन्य सहयोग दिया। इस मदद के बदले ट्रंप से इन देशों को क्या मिलेगा, इसका एक इशारा अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने कर दिया है। एक मीडिया इंटरव्यू में हेग्सेट ने कहा, पूर्वी यूरोप और खासकर बाल्टिक के देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दे दिया है कि सैन्य सहयोग के क्षेत्र में हमारे इन मित्रों को खास दर्जा दिया जाएगा। पूर्वी यूरोप के देशों ने नाटो में अपनी फंडिंग का हिस्सा बढ़ाने पर भी सहमति जता दी है। इस फैसले के बाद इन देशों की सुरक्षा के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मित्रों, ट्रंप सरकार की यह प्रतिक्रिया बताती है कि नाटो को लेकर अब ट्रंप का रुख बदल गया है। पारंपरिक पश्चिमी यूरोपीय देशों से दूरी बनाकर ट्रंप अब पूर्वी यूरोप में सैन्य निवेश बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप की नाइस लिस्ट आपने देख और समझ ली। अब एक नजर ट्रंप की नॉटी लिस्ट पर भी डाल लेते हैं। ये वो देश हैं जिन्होंने ईरान युद्ध में ट्रंप से नजर फेर ली थी। मित्रों, इन देशों में सबसे ऊपर है इटली और फ्रांस, जिन्होंने खुलेआम ईरान के खिलाफ युद्ध का विरोध किया।
नेटो के एक और सदस्य स्पेन ने युद्ध के मुद्दे पर ट्रंप का विरोध किया। स्पेन ने तो अमेरिकी वायुसेना को ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई अड्डे भी नहीं दिए। दूसरे विश्व युद्ध से अमेरिका के साथ चलने वाले ब्रिटेन ने भी ईरान के युद्ध में सीमित मदद ही की है। मित्रों, अगर जर्मनी को छोड़ दें तो किसी भी पश्चिमी यूरोपीय देश ने सीधे तौर पर अमेरिका की मदद नहीं की है। इसी वजह से ट्रंप ने इन देशों को नॉटी की लिस्ट में रखा हुआ है। पश्चिमी यूरोपीय देशों पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक हो चुकी है। ट्रंप सरकार ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के जिस युद्ध में पश्चिमी देश अपने सैन्य संसाधन झोंक रहे हैं, उस युद्ध में अमेरिकी फौजी कभी नहीं उतरेंगे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यूक्रेन को जून 2026 तक रूस के साथ युद्ध विराम करने के लिए भी कह दिया है। यानी ट्रंप ने पश्चिमी यूरोप के देशों को बता दिया कि ईरान का बदला वो यूक्रेन के मोर्चे पर लेंगे। अमेरिकी सैन्य हलकों में यह भी चर्चा है कि ट्रंप सिर्फ यूक्रेन के मुद्दे तक ही नहीं रुकेंगे। अमेरिकी विशेषज्ञ ये तय मान रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप में तैनात अमेरिकी सैनिकों की तादाद में भारी कमी की जाएगी। इसके साथ साथ ट्रंप ने पश्चिमी देशों में स्थित कुछ अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने का भी फैसला कर लिया है। ट्रंप सरकार के वरिष्ठ सदस्य ये भी कह रहे हैं कि मदद न देने वाले कथित मित्रों के साथ हथियारों की डील भी बंद कर दी जाएगी। मित्रों, ये सभी कदम पश्चिमी यूरोप की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डालेंगे। अमेरिकी सैन्य मदद में कटौती से इन देशों पर रूस की तरफ से हमले का खतरा बढ़ जाएगा। ये घटनाएं बताती हैं कि पश्चिमी देशों की इसी दुखती नब्ज को ट्रंप ने दबा दिया है। ट्रंप की इस नाइस एंड नॉटी पॉलिसी को देखकर चाणक्य नीति का एक श्लोक याद आ जाता है। मित्रों, ये श्लोक है, आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने चा यस्तिष्ठति सा बांधवा। इसका अर्थ है, जो विपत्ति या संकट काल में साथ खड़ा रहे उसे ही एक राजा को मित्र मानना चाहिए। जो संकट में साथ नहीं दे वो मित्र नहीं माना जा सकता, और इसी वजह से राजा का कर्तव्य है वो उस मदद ना करने वाले मित्र को दंड दे। मित्रों, ट्रंप ने अपने नाइस और नॉटी देशों को फायदा और सजा देने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप का दावा है इस जुम्मे यानी शुक्रवार तक ईरान युद्ध पर खुशखबरी आने वाली है। हालांकि ऐसे दावे ट्रंप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अगर ट्रंप की ये गुड न्यूज सही साबित हुई तो तेल और गैस की किल्लत से जूझती दुनिया को बड़ी राहत मिलेगी। या फिर हो सकता है ट्रंप का यह बयान सिर्फ अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल कराने वाला स्टंट हो। यानी मित्रों, अब हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो सिर्फ आपके काम की ही नहीं, बल्कि आप उसे महसूस भी कर रहे हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं गर्मी की। अप्रैल का महीना है, लेकिन गर्मी मई और जून वाली है। जरा सोचिए, जब अप्रैल में गर्मी ऐसी है तो मई जून में क्या होगा। हालात कितने बुरे हैं, और इस बार यानी 2026 की गर्मी कैसे होने वाली है। आने वाली गर्मी किस तरह 1,25,000 साल यानी 1.25 लाख साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, इसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। लेकिन पहले आप अप्रैल की गर्मी के आंकड़ों को जरिए थोड़ा सा महसूस कर लीजिए। मित्रों, आज देश की राजधानी दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले साल आज ही के दिन यानी 23 अप्रैल 2025 को दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 38 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच था। यानी सिर्फ एक साल के अंदर तापमान सीधा 2 से 3 डिग्री बढ़ गया। डीएनए मित्रों, साल भर में इतना बड़ा बदलाव कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बड़ी चेतावनी है। अगर हम पिछले 5 साल में अप्रैल महीने के औसत तापमान के ट्रेंड का विश्लेषण करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। 2022 में अप्रैल का औसत अधिकतम तापमान 37 डिग्री था, 23 में 37.5 डिग्री, 2024 में 38 डिग्री, 2025 में 39 डिग्री। वहीं इसी महीने औसत अधिकतम तापमान लगभग 40.5 डिग्री सेल्सियस है। ये आंकड़े स्थिति को बहुत हद तक साफ कर रहे हैं। मित्रों, अप्रैल के महीनों को प्री समर कहा जाता है, लेकिन तापमान पीक समर वाला है। पहली बार मध्य प्रदेश में रात के वक्त लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। वसंत आमतौर पर 60 दिनों का होता है, लेकिन इस साल सिर्फ 10 से 20 दिनों में ही सिमट गया। मित्रों, ये हाल अभी है तो सोचिए जून जुलाई में क्या होगा। क्या आसमान से आग बरसेगी? डीएनए मित्रों, आप सोच रहे होंगे आखिर इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है। कई लोग इसका एक जवाब देते हैं जलवायु परिवर्तन, लेकिन क्या परिवर्तन हो रहा है, इसका असर कितना गंभीर है, आपको हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाले हैं। इतनी भीषण गर्मी की एक वजह है भारत के जमीनी इलाकों के ऊपर तैयार होता हीट डोम यानी आग का गुंबद, जो गर्मी को कैद तो कर रहा है लेकिन उसे निकलने नहीं दे रहा है। भारत के मैदानी इलाकों के ऊपर एक हाई प्रेशर सिस्टम बन गया है, यानी एक अदृश्य ढक्कन तैयार हो गया है जो गर्म हवा को कैद कर रहा है।
आमतौर पर गर्म हवा हल्की होकर आसमान की तरफ उठती है और ठंडी होती है, लेकिन हीट डोम का भारी दबाव गर्म हवा को वापस नीचे की तरफ धकेल रहा है। हवा जब नीचे की तरफ दब रही है तो इसका तापमान और ज्यादा बढ़ रहा है। हीट डोम का सबसे बुरा असर यह है कि यह बादलों को नहीं बनने दे रहा। आसमान साफ रहता है, जिससे सूरज की किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही हैं और तापमान बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है, मैदानी इलाके किसी भट्टी की तरह सुलग रहे हैं और इसकी ताप आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। डीएनए मित्रों, महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है और अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। स्टीफन हॉकिंग का कथन सही साबित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन विनाशकारी परिणाम दिखाने लगा है। 5 मार्च को केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल कुल भंडारण क्षमता का मात्र 57% था, यानी जलाशयों में करीब आधा ही पानी बचा है। दक्षिण भारत के शोलियार में मात्र 31% और वैगई में मात्र 38% पानी बचा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 60 करोड़ लोगों को पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। 2030 तक देश में पानी की मांग सप्लाई से 2 गुना ज्यादा हो जाएगी, यानी आधा हिंदुस्तान पीने के पानी के लिए मुश्किलों में पड़ सकता है। मित्रों, जिस संकट को लेकर दशकों से चेतावनी दी जा रही थी वो अब सामने खड़ा हो गया है। इस संकट को डिकोड करने के लिए आपको 2 शब्दों को समझना होगा। ये शब्द हैं अल नीनो और ला नीना। अल नीनो एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसकी वजह से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है। इस दौरान गर्म हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं। इससे गर्म पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत इलाके में फैल जाता है। इसका असर यह होता है कि पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ने लगती है। वहीं ला नीना के दौरान समंदर की गहराइयों से ठंडा पानी ऊपर आता है। इससे हवाओं में ठंडक बढ़ती है। ला नीना के असर से बारिश होती है, मौसम ठंडा होता है। इसलिए ला नीना को दुनिया का प्राकृतिक ग्लोबल एयर कंडीशन भी कहा जाता है। इस साल प्रचंड गर्मी की आशंका है और ये जताई जा रही है क्योंकि ला नीना का असर अप्रैल यानी इसी महीने में समाप्त हो रहा है। इसके बाद भीषण अल नीनो की भविष्यवाणी की गई है। आमतौर पर मौसम में यह प्राकृतिक बदलाव 3 से 5 साल में होता है, लेकिन इस बार सिर्फ 8 महीने में हो रहा है। यानी अल नीनो के प्रभाव से गर्मी बढ़ेगी और बारिश कम होगी। मित्रों, अमेरिका के क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर के अनुसार इस साल जून से अगस्त के बीच अल नीनो की 62% संभावना है। सुपर अल नीनो की संभावना 20 से 25% है। कुल मिलाकर मजबूत अल नीनो की 80% संभावना है। डीएनए मित्रों, यहां अगर आप ये सोच रहे हैं कि गर्मी बढ़ेगी तो बाहर कम निकलेंगे, कूलर एसी में बैठेंगे, लेकिन आपको यहां यह भी जानना चाहिए कि तापमान बढ़ने का असर गर्मी लगने से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। भारत में 52% कृषि भूमि सिंचाई पर निर्भर है। गर्मी से फसलों का क्रम बिगड़ जाएगा, उत्पादकता घटेगी और महंगाई बढ़ेगी। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और तो और ये देश के कामगार, नौकरी पेशा लोगों की उत्पादकता भी घटा देगा। इस तीसरे फैक्टर को अब आप आंकड़ों के जरिए समझिए। लैंसेट काउंटडाउन इंडिया 2024 के मुताबिक 2023 में गर्मी से 18,000 वर्किंग आवर यानी श्रम घंटे नष्ट हुए। 18,000 घंटे। इससे भारत को 14,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इतने पैसे से पूरे देश में एम्स जैसे 200 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे। मित्रों, हमारा यह विश्लेषण आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि अलर्ट करने के लिए है। प्रकृति किसी से कोई रियायत नहीं बरतने वाली है। इसीलिए मई और जून की भीषण गर्मी के लिए खुद को अभी से तैयार कर लीजिए। लोगों के साथ साथ सरकार को भी तैयारी करनी होगी। आने वाले सालों के लिए हीट एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत है ताकि ऐसी स्थितियों से निपटा जा सके। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो नेपाल सरकार के एक फैसले से जुड़ी हुई है। नेपाल की सरकार भारतीय बॉर्डर पर सामान का मूल्य देखकर टैक्स वसूली कर रही है। छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों पर भंसार टैक्स यानी सीमा शुल्क लगाया जा रहा है। यहां तक कि 100 रुपए की चीनी, तेल, दूध, मिठाई, केला, सब्जी जैसी आम जरूरत वाली चीजों पर भी कस्टम ड्यूटी वसूली जा रही है। डीएनए मित्रों, इससे भारतीय सीमा से सटे नेपाल के इलाकों में बहुत नाराजगी है। खासकर जिस मधेशी इलाके के लोगों का भारत के साथ रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह खुद जिस मधेश के रहने वाले हैं, जिस मधेश के इलाके में 32 में से 30 सीटें बालेन शाह की पार्टी को मिली थी, वहां के लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बालेन शाह की नीति, नियत और निष्ठा तीनों पर सवाल उठा रहे हैं।
क्योंकि वहां के लोग जन्म से लेकर मृत्यु के जो भी रीति रिवाज होते हैं उनके लिए जरूरी सारा सामान भारत से ही लेकर आते हैं और अब उस पर उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। इधर बॉर्डर एरिया में भारतीय बाजार से नेपाली ग्राहकों की भीड़ गायब है, इसलिए अब हम बालेन शाह के टैक्स वाले फैसले से शुरू हुई परेशानी का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सरकार जनता के लिए और जनता द्वारा होती है। अगर जनता ही पीड़ित हो जाए तो शासन का अर्थ खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद पिछले 27 दिनों में बालेन शाह ने ऐसे ही फैसले लिए जिससे नेपाल के लाखों लोग परेशान हैं। विशेषकर भारतीय सीमा से 10 से 15 किलोमीटर के अंदर रहने वाले 70 से 80 लाख लोग जो खुली सीमा का लाभ उठाकर भारत से सस्ते में दैनिक इस्तेमाल का सामान लेकर जाते हैं। इनकी परेशानी के दो कारण। पहला कारण यह कि अब जो भी व्यक्ति भारत से नेपाली 100 रुपए से ज्यादा का सामान लेकर जाएगा उसे उस पर कस्टम ड्यूटी देनी होगी। दूसरा, भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों के प्रवेश पर भी कड़े नियम और शुल्क लागू किए गए हैं। लोगों को सबसे अधिक परेशानी 100 रुपए से ज्यादा के सामानों पर कस्टम ड्यूटी को लेकर है, क्योंकि सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोग छोटे छोटे सामान भारतीय बाजार से खरीद कर ले जाते हैं। उन्हें ये सामान नेपाल के मुकाबले 20 से 40% तक सस्ते मिल जाते हैं। दूसरी बड़ी बात यह कि बॉर्डर इलाके में रिश्तेदारी भी है। जैसा कि हमने आपसे कहा, बेटी रोटी का रिश्ता है, इसीलिए भी लोग आते जाते हैं। लेकिन अब ये लोग भारत से अगर 100 रुपए नेपाली यानी भारतीय 63 रुपए का सामान लेकर जाएंगे तो उन्हें उस पर टैक्स देना पड़ेगा। छोटे छोटे सामानों पर 5 से 30% तक की कस्टम ड्यूटी देनी होगी। इसे ऐसे भी समझिए, खुद बालेन शाह का ननिहाल बिहार के सीतामढ़ी में है। अब अगर बालेन शाह के मामा अपने भांजे के लिए 500 रुपए की मिठाई लेकर जाएंगे तो उस पर उन्हें 100 से 175 रुपए का टैक्स लग सकता है। यह टैक्स बिल देखकर तय होगा। अगर बिल नहीं होगा तो फिर कस्टम अफसर अपने हिसाब से सीमा शुल्क वसूल करेंगे। मित्रों, सोचिए, मिठाई का तो बिल भी मिल सकता है, लेकिन जो लोग दैनिक इस्तेमाल के लिए सब्जी खरीदेंगे वो कहां से बिल लेकर आएंगे? जो अपने रिश्तेदार के लिए 2 दर्जन केला और 2 किलो सेब खरीदेंगे वो कहां से बिल ले जाएंगे? ऐसे में कस्टम अफसर अपने हिसाब से उस पर कस्टम ड्यूटी लेगा। यही कारण है कि बॉर्डर पर आम लोगों में गुस्सा है। लोग कितने परेशान हैं इसको लेकर हम आपको एक छोटा सा वीडियो इस पर विश्लेषण दिखा देते हैं। सूचना 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 नेपाल सरकारले ल्याउन मिल्ने भनी तोकेका मालवस्तुहरू भन्सार गरेर मात्र ल्याउँ। कतारों में खड़े लोग ये चेक करवा रहे हैं कि उनके पास 100 रुपए से अधिक का सामान है या नहीं। नेपाल पुलिस के जवान एक एक कर लोगों का थैला और झोला चेक कर रहे हैं कि उनके पास भारत के 63 रुपए से ज्यादा का सामान तो नहीं है। इसी बीच एक महिला के पास 2 दर्जन केले दिख गए। महिला के हाथ से पुलिस वाले केला छीन कर ले गए, क्योंकि अफसरों को इस 2 दर्जन केले पर कस्टम ड्यूटी लगानी थी। ड्यूटी में लगी पुलिसकर्मी को इस बात का रत्ती भर भी फिक्र नहीं है कि पॉलीथिन से केला टूट कर गिर गया। उसे बस इस केले पर टैक्स लगवाना है। अब इस दूसरे शख्स को देखिए, बर्तन खरीद कर ले जा रहा था, तभी पुलिस वालों की नजर पड़ी। उसे बर्तन लेकर कस्टम अफसर के पास भेज दिया टैक्स का हिसाब करने के लिए। इस बीच एक महिला आ रही थी। पुलिसकर्मियों ने जब उसका सामान चेक करना शुरू किया तो हंगामा हो गया। महिला ने अपना सारा कपड़ा नीचे फेंक दिया। लोगों का आरोप है कि मधेशियों को परेशान करने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। बालेन शाह को नेपाल की सत्ता पर बैठे हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह वहां की जनता उनके फैसलों का विरोध कर रही है, यह शुभ संकेत नहीं है। मित्रों, अब हम आपके सामने फोन की लाइफ टाइम यानी फोन की जिंदगी बढ़ाने वाला विश्लेषण करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका अच्छा खासा चलता हुआ फोन अचानक स्लो क्यों हो जाता है, धीमा क्यों हो जाता है? क्या आपने कभी गौर किया कि एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अचानक आपके फोन की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है? और आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल, फोन की बैटरी खराब हो जाने पर आपको बैटरी की जगह पूरा का पूरा फोन क्यों बदलना पड़ता है? आज आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन पर हम ऐसा विश्लेषण करने वाले हैं जो शायद मोबाइल कंपनियों को पसंद ना आए, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर आपके लिए इसे देखना बहुत जरूरी है। यानी मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे अब ये सारी दिक्कतें खत्म होने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आपके फोन की जिंदगी उस फोन को बनाने वाली कंपनी कैसे और क्यों कम कर रही है। इसके लिए कंपनियां आमतौर पर 3 मुख्य हथकंडे अपनाती हैं। पहला,
सॉफ्टवेयर अपडेट का स्लो पॉइजन। डीएनए मित्रों, कंपनियां आपको सिक्योरिटी और नए फीचर्स के नाम पर लगातार अपडेट भेजती हैं। आपको लगता है फोन नया हो जाएगा, लेकिन असल में ये भारी भरकम अपडेट आपके पुराने फोन के प्रोसेसर को धीमा कर देते हैं। आपका फोन इतना हैंग होने लगता है कि आप खींच कर नया फोन खरीदने का मन बना लेते हैं। दूसरा हथकंडा है बैटरी डिग्रेडेशन, यानी बैटरी पर इतना जोर दे देना कि वो तुरंत खत्म होने लगे। मित्रों, कई सॉफ्टवेयर अपडेट इतने भारी भरकम होते हैं कि वो फोन की बैटरी पर ज्यादा लोड डालते हैं। बैटरी काफी ज्यादा जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है और लोग इसी वजह से नया फोन खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। तीसरा और सबसे नया हथकंडा है रिपेयर को मुश्किल बना देना। मित्रों, याद कीजिए वो दौर जब आप खुद फोन का पिछला ढक्कन खोलकर बैटरी बदल लिया करते थे, लेकिन आज के फोन को देखिए, बैटरी को इस तरह गोंद दिया जाता है और पेचों से सिल दिया जाता है कि उसे खोलना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है। आज की तारीख में अगर किसी के फोन की बैटरी खराब हो जाए तो उसे बनाने में इतना खर्च आता है कि लोग नया फोन ही ले लेते हैं। डीएनए मित्रों, ये ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी है। फोन बनाने वाली कंपनियां खुद अपने फोन को धीमा जहर देकर मार रही हैं ताकि लोग नए फोन खरीदने पर मजबूर हो जाएं। इस हथकंडे को प्लान्ड ऑब्सोलेंसेस कहा जाता है, यानी सुनियोजित एक्सपायरी। कंपनियां फोन बनाते वक्त ये तय कर देती हैं कि इसे कब और कैसे खराब करना है, लेकिन स्मार्टफोन कंपनियों की ये ओवर स्मार्टनेस अब खत्म होने वाली है। इन कंपनियों की इस मनमानी पर अब ब्रेक लगने वाला है और इसकी शुरुआत यूरोप से हो रही है। यूरोपीय संघ ने स्मार्टफोन और टैबलेट्स की लाइफ बढ़ाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत अपडेट से परफॉर्मेंस नहीं गिरनी चाहिए, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ गिरनी नहीं चाहिए। कंपनियों को यह चेतावनी दी गई है कि फोन के हार्डवेयर यानी अंदर के पार्ट्स को इस तरह तैयार किया जाए कि वो 5-7 साल बाद भी किसी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद खराब ना हो। कंपनियों को यह एडवाइजरी भी जारी की गई है कि आसानी से बदलने वाली बैटरी लगाई जाए। सभी स्मार्टफोन्स का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि आम यूजर खुद अपनी बैटरी और स्क्रीन जैसे पार्ट्स को बदल सके। डीएनए में अब आज का संदेश। जिंदगी में यदि जीनियस बनना है तो माइंडसेट बदलिए, वरना फ्यूचर भी एवरेज ही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर उनका नहीं होता जो सपने देखते हैं, बल्कि उनका होता है जो माइंडसेट को एक्शन में बदलते हैं। डीएनए में अब आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।